हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज एक बार फिर आपका स्टडी स्मार्ट वे में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को आज बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आप सभी लोगों के जीवन में सफलता हमेशा बनी रहे। आप सभी लोग जिंदगी की नई ऊंचाइयों तक पहुँचे और आप लोग जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं वो सब आपको मिल जाए। कल आप सभी लोगों के लिए लेखपाल की क्लास का एक मॉडल पेपर लाए थे। आज आपके लिए सामान्य ज्ञान से संबंधित एक मॉडल पेपर लाए हैं जिसमें कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। वो हाथ से लिखे हुए सभी नोट्स हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिएगा और आपको जो कुछ भी समझ में नहीं आए वो आप पूछ सकते हैं और इनको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके हर एग्ज़ाम में यूज़फुल रहेंगे, इसलिए इनको ज़रूर नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई खेलों में प्रथम स्थान पाया? एशियाई खेलों में सबसे ज़्यादा बार प्रथम स्थान किसने पाया है? तो यहाँ आपको दिख रहा होगा चीन ने सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों में प्रथम स्थान पाया है। अब आप लोगों को एशियाई खेलों से संबंधित कुछ बातें बता देते हैं। तो अभी जो 2022 की एशियाई खेलों की जो मेजबानी की थी वो कौन सा देश था? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई खेलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों में प्रथम स्थान किस देश ने पाया है? तो ये आपको दिख रहा होगा चीन ने सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों में पहला स्थान प्राप्त किया है। अब आपको एशियाई खेलों से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें बता देते हैं, उनको आप सभी लोग लिख लीजिएगा। तो अभी 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी जो देश करेगा वो कौन सा है? तो वो ये चीन है। चीन का कौन सा शहर है वो भी आपको बता देते हैं। तो ये हांगझोउ, ये चीन का शहर है। ये 2022 के एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा। अब आपको बता देते हैं कि पहली बार एशियाई खेल कब हुए थे। तो पहली बार एशियाई खेल 4 मार्च 1951 को हुए थे। 4 मार्च 1951 को पहली बार एशियाई खेल हुए थे। और कहाँ हुए थे? तो वो नई दिल्ली में यानी कि भारत में हुए थे। इनको नोट कर लीजिएगा। जो आपकी इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं वो आपको बता दी जाती हैं, इसलिए इनको नोट करते चलिए अपने नोट्स में, जिससे कि आपको टाइम पर रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। तो आप सभी लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न, ओवल स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? ओवल स्टेडियम जो कि लंदन में है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये ओवल स्टेडियम है, ये क्रिकेट से संबंधित है। और आपको इससे संबंधित और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बता देते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी जो सेकेंड बार हुई थी वो ओवल में ही हुई थी। मतलब कि टेस्ट क्रिकेट की मेजबानी करने वाला विश्व का दूसरा मैदान कौन सा है? तो वो ओवल स्टेडियम है। और अगर पूछा जाता है कि पहला कौन सा है, तो वो मेलबर्न क्रिकेट मैदान है। आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक शब्द ओलंपस से लिया गया है। और ओलंपस क्या है? ओलंपिक शब्द जो है वो ओलंपस से लिया गया है। और पूछा गया है कि ओलंपस क्या है? तो ओलंपस एक यूनान का पर्वत है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओलंपिक खेल जो है वो हर 4 वर्ष के बाद होते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्ष के पश्चात होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक कब जीता? ओलंपिक खेलों में जो भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था तो वो किस सन में जीता था? तो ये 1980 में जीता गया था। ये आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये कि भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक किस सन में जीता, तो वो 1980 में जीता। और अगला देखते हैं। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाले व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? भारत के पूछा गया है। रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो राजवर्धन सिंह राठौर हैं। राजवर्धन सिंह राठौर ने 2004 में सिल्वर मेडल जीता था। किस में जीता? तो वो निशानेबाजी में। ये नोट कर लीजिएगा, निशानेबाजी में इन्होंने 2004 में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे, राजवर्धन सिंह राठौर। अगला देखते हैं। एशियाई खेलों का नामकरण किसने किया? एशियाई खेलों का नामकरण जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, एशियाई खेलों का नामकरण
जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और पहला एशियाई खेल कब हुआ था? तो 1951 में हुआ है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रवेश कब हुआ? ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी ने कब पहला प्रदर्शन किया? तो वो 1920 में। 1920 में पहली बार ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से हॉकी खेली गई थी। अगला प्रश्न, अ शॉट एट हिस्ट्री के लेखक। अ शॉट एट हिस्ट्री यह एक किताब है और इसके लेखक कौन है? तो वो अभिनव बिंद्रा हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा। अभिनव बिंद्रा ने 11 अगस्त 2008 में बीजिंग में जो ओलंपिक खेल हुए थे उनमें गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। तो ये नोट कर लीजिएगा, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल कब जीता? तो वो 11 अगस्त 2008 को बीजिंग के ओलंपिक खेल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में। अगला प्रश्न देखते हैं, कम आउट एंड प्ले किसका नारा था? कम आउट एंड प्ले ये था कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 का। कॉमनवेल्थ गेम जो 2010 में हुए थे उनका नारा था कम आउट एंड प्ले। कॉमनवेल्थ गेम्स को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। अगला प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ये लोसाने में है। आप सभी लोग इनको ध्यान से देखिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, अदरवाइज आपको उस पर टेलीग्राम ग्रुप पर इसका PDF मिल जाएगा, इसलिए आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा और आपको जो भी पॉइंट्स बता दिए जाते हैं उनको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक ये है पियरे डी कुबर्तिन। इनको आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हुआ है 1896 में और जनक किसको कहा जाता है? तो वो पियरे डी कुबर्तिन को, और प्रारंभ हुआ है 1896 में। अगला देखते हैं, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी हर साल मलेशिया ही करता है। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है इसकी मेजबानी मलेशिया करता है और इसमें सबसे ज़्यादा बार यह प्रतियोगिता किसने जीती है? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीती है। इसको नोट कर लीजिएगा, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है? तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? 21वें राष्ट्रमंडल खेल, तो ये 21वें राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट सिटी में 21वें कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन किया गया। और अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 2022 का कॉमनवेल्थ का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो वो इंग्लैंड है। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की ध्वजारोपण ओपनिंग किसने की थी? 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स की ध्वजारोपण ओपनिंग ये PV सिंधु ने की थी। PV सिंधु जो एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इन्होंने 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की ध्वजारोपण ओपनिंग की थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, फुटबॉल खेल का जन्म कहाँ हुआ? तो फुटबॉल खेल का जन्म हुआ है इंग्लैंड में। और अगर पूछा जाता है कि फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी कौन है, तो आप लोगों ने नाम सुना होगा पेले। पेले जो थे वो ब्राज़ील के खिलाड़ी हैं और फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ी। इन्होंने अपने पूरे जीवन में कुल 1363 मैच खेले हैं, जिसमें कि इन्होंने 1281 गोल किए हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इतने महान खिलाड़ी थे ये। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो है वो भगवान कृष्ण की नगरी यानी कि मथुरा में है। अगला प्रश्न, कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न, तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तारपीन का तेल आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो यह तेल किस पेड़ से प्राप्त होता है? ये चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल मिलता है। और चीड़ के पेड़ कहाँ मिलते हैं? तो वो चीड़ के पेड़ ये
पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर चीड़ के पेड़ मिलते हैं और इन्हीं से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्रगुप्त के नाम से विख्यात केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? समुद्रगुप्त के नाम से जो विख्यात है वो केंद्र शासित प्रदेश का नाम है लक्षद्वीप, और ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न, तिब्बत की रीढ़ किस श्रेणी को कहते हैं? तिब्बत की रीढ़ ये कहते हैं काराकोरम श्रेणी को। यह एक विशालतम पर्वतमालाओं में से एक है। एशिया की जो विशालतम पर्वतमालाएं हैं उनमें से एक है ये, और यह हिमालय पर्वतमाला का एक हिस्सा है, काराकोरम श्रेणी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानचित्र को छोटा और बड़ा करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? मानचित्र जिससे छोटा हो जाता है अथवा बड़ा हो जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसको पेंटोग्राफ कहा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु का पर्वत शिखर, तमिलनाडु का प्रमुख पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है दो दो बेटा। तमिलनाडु का जो प्रमुख पर्वत शिखर है उसका नाम है दो दो बेटा, और इसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है, जो कि तमिलनाडु का प्रमुख पर्वत शिखर है, दो दो बेटा। अगला प्रश्न देखते हैं, माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेज पुस्तक के लेखक कौन है? माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेज इस पुस्तक के लेखक है विश्वनाथ आनंद, जो कि शतरंज के एक महान खिलाड़ी हैं, विश्वनाथ आनंद। अगला प्रश्न, एशियाई खेल का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ? एशियाई खेलों का प्रारंभ अभी आपको बताया था 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ है। अगला प्रश्न, चमत्कारी सचिन के लेखक, चमत्कारी सचिन एक पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं लोकेश थानी। अगला प्रश्न, गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा है? गोल्डन गर्ल यह है पीटी ऊषा की। पीटी ऊषा को उड़न परी भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि उड़न परी के नाम से कौन विख्यात है, तो वो पीटी ऊषा हैं। और इनको क्यों कहा जाता है उड़न परी? तो ये रनिंग ट्रैक पर अपनी तेज गति के कारण उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और इनको लोग प्योली एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, गोल किसकी आत्मकथा है? गोल ये है मेजर ध्यानचंद्र की। मेजर ध्यानचंद्र जो कि हॉकी के महान खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, और इनका जन्मदिन होता है 29 अगस्त को। तो 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में जानी जाती है। राष्ट्रीय खेल दिवस इनके जन्म दिवस के दिन मनाया जाता है, और मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्रिकेट का ऑस्कर किस पुरस्कार को कहते हैं? क्रिकेट का ऑस्कर ये कहते हैं आईसीसी पुरस्कार को। तो ये आईसीसी पुरस्कार को क्रिकेट का ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ? ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ है ये पूछा गया है। तो ये 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ हो चुका था। अगला प्रश्न, ओलंपिक मशाल किससे प्रज्वलित होती है? ओलंपिक जो मशाल होती है वो किससे जलाई जाती है? तो वो सूर्य की किरणों से ही प्रज्वलित की जाती है। अगला प्रश्न, किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहते हैं? किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल, क्रिकेट के बाइबल के नाम से कौन सी पत्रिका फेमस है? तो वो है बिजर्न क्रिकेटर्स। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नग्न बीज वाले पौधे क्या कहलाते हैं? उनको अनावृत बीजी कहते हैं। जो नग्न बीज वाले पौधे होते हैं उनको अनावृत बीजी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसको जरूर नोट कर लें आप सभी लोग। तो दक्षिण अफ्रीका के जो अक्षांशीय घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर उनको पंपास कहा जाता है, या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कच्छ की खाड़ी पर स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो वो कांडला बंदरगाह है, जिसका नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। ये कच्छ की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न, डॉकिंस पर्वत किस देश में है? तो वो दक्षिण अफ्रीका और लेसोथो में है, डॉकिंस पर्वत। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 29 जुलाई को मनाते हैं। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों के लिए चुन कर लाए गए हैं और हाथ से ही लिखे गए हैं, इसलिए इनको ध्यान दीजिएगा। सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इनके आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो शारदा अधिनियम जो है उसका संबंध बाल विवाह से है। आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ पे है? भारत की जो पहली फ्रेंच फैक्ट्री है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो स्थापित की थी, वो सूरत में स्थापित की थी इन्होंने, जो कि पहली फ्रेंच फैक्ट्री के नाम से फेमस है। अगला प्रश्न, समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से आई है? तो संविधान में जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय शिक्षा का शिलालेख, ये वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के नाम से फेमस है। जो भारतीय शिक्षा का शिलालेख है उसको वुड डिस्पैच घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। विश्व शौचालय दिवस, यह 19 नवंबर को मनाते हैं। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर। एवरेस्ट की बेटी पुस्तक की लेखिका कौन है? एवरेस्ट की बेटी अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो है ये एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग है और ये राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। तो अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दिव्यांग कौन है, तो वो अरुणिमा सिन्हा है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत कला भवन कहाँ है? भारत कला भवन ये वाराणसी में है। इसके बाद अगला प्रश्न, यूपी के किस नगर को भारत का शिराज कहते हैं? भारत का शिराज के नाम से यूपी का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो भारत का शिराज के नाम से जो प्रसिद्ध यूपी का नगर है वो जौनपुर है। जौनपुर को भारत का शिराज भी कहा जाता है। यह गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है और इसको सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पेपर गोल्ड, पेपर गोल्ड क्या है? ये SDR यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स, पेपर गोल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगला प्रश्न, लाल ग्रह, लाल ग्रह के नाम से सौर मंडल में किस ग्रह को जाना जाता है? तो वो मंगल ग्रह है। लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। अगला प्रश्न, लोकटक झील कहाँ है? लोकटक झील जो है वो कहाँ है? तो ये लोकटक झील मणिपुर में है। लोकटक झील ये मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जलीकट्टू, जलीकट्टू क्या है? तो जलीकट्टू एक परंपरागत खेल है जो कि तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है। यह पोंगल त्योहार पर आयोजित कराया जाता है और इसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है, जिसको जलीकट्टू नाम दिया जाता है। यह लगभग 2000 साल पुराना खेल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। ये जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तो वो तमिलनाडु से है। अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट, भारतीय नौसेना में जो पहली महिला पायलट है उसका नाम? तो वो शुभांगी, पहली महिला पायलट है शुभांगी। और ये कब बनी है? तो वो 2 दिसंबर 2019 को इन्होंने भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनने का खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यास सम्मान 2017 किसको प्राप्त हुआ? व्यास सम्मान यह ममता कालिया को, व्यास सम्मान 2017 यह ममता कालिया को दिया गया। और ममता कालिया कौन है? तो ये भारत की एक प्रसिद्ध लेखिका हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस यह मनाते हैं 10 दिसंबर को। इसके बाद देखते हैं। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन है? भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद। और इस समिति की स्थापना कब हुई? तो वो 1961 में, 1961 में भावात्मक एकता समिति की स्थापना हुई और इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत ये 4 मई 1988 को हुई।
4 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई और यह किसने की, तो ये उस समय जो प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, इन्होंने राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की 4 मई 1988 को। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो वो 22 मई को मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस यह 21 मार्च को मनाया जाता है। यह 21 मार्च को मनाया जाता है और यह 2012 से प्रतिवर्ष लगातार मनाया जा रहा है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गोदावरी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी ये है गोदावरी और इस नदी की लंबाई है 1310 मीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। 1310 किलोमीटर है इस नदी की लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? कपिल जलधारा प्रपात यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में है और यह इसका निर्माण कौन सी नदी करती है, तो वो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पर बना यह पहला जलप्रपात है, कपिल जलधारा प्रपात। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है नर्मदा नदी का, तो वो मध्य प्रदेश में है। तो यह अधिकांश भाग भारत के मध्य प्रदेश में बहता है नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से है। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको मेघना कहते हैं और इसकी सहायक नदी है बराक। बराक इसकी सहायक नदी है और गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा जो है उसको मेघना कहा जाता है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है और इनकी गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको मेघना कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? सबसे लंबा सड़क पुल जो है वो गंगा नदी पर बना है और इस सेतु का नाम है महात्मा गांधी सेतु। महात्मा गांधी सेतु ये बिहार में है। महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। यह गंगा नदी पर है और यह सबसे लंबा सड़क पुल है। भारत का जो सबसे लंबा सड़क पुल है वो महात्मा गांधी सेतु बिहार में स्थित है। इसकी लंबाई 5750 मीटर है। इसकी कुल लंबाई है ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध यह किस नदी पर है? तो भाखड़ा नागल बांध जो है यह सतलज पर है और यह कहाँ पर है? तो वो पंजाब में है। भाखड़ा नागल बांध यह पंजाब में है और यह सतलज नदी पर बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है यह। अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी में है। गंगा नदी कहाँ से निकली है? तो वो गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी है, वहां से गंगा नदी का उद्गम है। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? सुंदरवन डेल्टा बनाने वाली भारत की कौन सी नदी है? तो वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वो दामोदर नदी को कहते हैं। और इस नदी को बंगाल का शोक क्यों कहा जाता है? तो वो इसलिए क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा बाढ़ आती है जिससे कि बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हो जाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है
और इसको क्यों कहा जाता है? तो इसमें भी बाढ़ की वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा तबाही होती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और यह कोसी नदी है जो यह भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि भारत में ऐसी कौन सी नदी है जो सबसे अधिक मार्ग बदलती है, तो वो कोसी नदी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी भारत की पूछी गई है तो वो K2 है। माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? गुरु शिखर पर्वत चोटी यह राजस्थान में स्थित है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। 1722 मीटर इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है और यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है। गुरु शिखर पर्वत चोटी यह राजस्थान में है। अगला देखते हैं, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत हैं? पृथ्वी पर 27% भाग पर हमारे पर्वत हैं, जो कि पृथ्वी का 27% भाग कवर किए हैं। अगला प्रश्न, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जिस भूसन्नति से हुई है उसको टेसिस या फिर टेथिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी कही जाती है पंचमढ़ी या फिर पचमढ़ी। पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के कुल कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप स्थित हैं? पृथ्वी के कुल 29% भाग पर महाद्वीप स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो पामीर का पठार है। पामीर का पठार है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसको विश्व की छत भी कहा जाता है। विश्व की छत के नाम से भी मशहूर है पामीर का पठार। यह कहाँ पर है? तो यह तिब्बत में है। तिब्बत में स्थित है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या सबसे बड़ा है और क्या सबसे छोटा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है। एशिया में पूछा गया है तो चीन है, और सबसे छोटा जो है वो मालदीव है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मालदीव सबसे छोटा है और चीन सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। विज्ञान के लिए जो समर्पित महाद्वीप है उसको अंटार्कटिका कहते हैं। अंटार्कटिका या फिर अंटार्कटिक, यह विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है और कहाँ है? विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वो एशिया में है, प्रशांत महासागर में मेरियान गर्त। इसका नाम है मेरियान गर्त और ये कितना गहरा है? तो 11,033 मीटर गहरा है ये, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। इसका नाम याद रखिएगा, मेरियान गर्त। और कहाँ पर है? तो वो एशिया में। अगला प्रश्न, द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट। द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट किस महासागर से गुजरता है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है द ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट। तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है यह ग्रेट ओशियन ट्रेड रूट। यह एक सड़क है और यह सड़क दुनिया की सबसे बड़ी युद्ध स्मारक है। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सैनिक मर गए थे उनको समर्पित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में स्थित है? बरमूडा ट्रायंगल, इसको बरमूडा त्रिभुज भी कहते हैं, यह किस महासागर में स्थित है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा त्रिभुज। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है जो वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह इसकी ट्रिक आपके सामने दी गई है, इसको नोट कर लीजिएगा। मित्र पर गमछा झार, यानी कि मित्र, माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। तो ये इसकी ट्रिक है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा
आसान हो जाएगा आपके लिए ये 8 राज्य याद करना। आगे देखते हैं, ये आपके सामने एक ग्लोब बना है जिससे कि आपको समझाते हैं। ये आपके सामने ग्लोब बना हुआ है, यहाँ पर ऊपर साइड है जो वो उत्तरी गोलार्ध है और नीचे साइड जो है वो दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पर आपके आर्कटिक वृत्त है। ये जो आर्कटिक वृत्त है यहाँ पर 24 घंटे की रात होती है। इसके नीचे 23.5 अंश जो कि कर्क वृत्त है, यहाँ पर 13.5 घंटे की रात होती है। इसके नीचे देखते हैं, इसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहा जाता है। यहाँ पर 12 घंटे की रात होती है। इसके नीचे 23.5 अंश जो कि मकर रेखा है, यहाँ पर 10.5 घंटे की रात होती है। इसके बाद है 66.5 अंश अंटार्कटिका, यहाँ पर 0 घंटे की रात होती है। यहाँ यानी कि यहाँ पर रात नहीं होती है। यहाँ पर 6 महीने पर रात और दिन बदलते रहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के उत्तर में कौन सा देश है? भारत के जो उत्तर में है वो है चीन, नेपाल और भूटान। ये सभी भारत के उत्तर में स्थित हैं। अब भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो वो बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और भारत के दक्षिण में आप सभी लोग जानते हैं जो कि श्रीलंका है। अगला प्रश्न, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। समुद्र तट रेखा भारत के किस राज्य की सबसे लंबी है? तो वो गुजरात की है। और यहीं पर प्रश्न पूछ लिया जाता है किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी तट रेखा वाला जो राज्य है वो गोवा है। ये सभी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इनको अनदेखा कर दें और बाद में इन्हीं की वजह से आपके नंबर कम हो जाएं। अगला देखते हैं, भारत का दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो जो भारत का दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी छोर कहलाता है। आगे देखते हैं, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? भारत की जो स्थल सीमा है वो किस देश के साथ सबसे ज्यादा है? भारत की पूछा गया है। तो भारत की स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा साझा करता है। तो यहाँ आपका ये देख लीजिएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो आपका यहाँ पे सियाचिन को भारत में सफेद पानी यानी कि व्हाइट वाटर के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि यह हमेशा बर्फ से घिरा रहता है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देती, इसलिए इसको सफेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जानते हैं? तो जो भारत का पूर्वी समुद्री तट है वो कोरोमंडल तट है। भारत के कोरोमंडल तट को पूर्वी समुद्री तट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ पर्यावरण के इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको देख लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वो है सुपीरियर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? तो वो न्यूयॉर्क में है। विश्व का सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का जो सबसे ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है वो कोटोपैक्सी है, जो कि एंडीज पर्वतमालाओं में स्थित है। विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात एंजल्स। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप। आगे देखते हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए जो है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो वो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपथ हिमानी है, वहां से ही अलकनंदा का उद्गम स्रोत है। सिंधु भारत में किस राज्य से होकर बहती है? सिंधु नदी जो है वो भारत के जम्मू और कश्मीर से होकर बहती है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। भारत पाकिस्तान सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? तो जो सिंधु नदी का जल समझौता भारत पाकिस्तान के लिए हुआ है वह 1960 में हुआ है। 19 सितंबर, डेट भी याद रखिएगा, 19 सितंबर 1960 में हुआ है। और इस समझौते के बाद से भारत इस नदी का केवल 20% पानी ही उपयोग कर सकता है।
और इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इन दोनों लोगों के साइन के बाद ही सिंधु नदी जल समझौता हो सका। वो 19 सितंबर 1960 को हुआ है और इस समझौते के बाद से ही भारत सिंधु नदी का 20% जल उपयोग में ला सकता है। अगला देखते हैं, बैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो यह गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या फिर वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को जो नदी 2 बार काटती है उसका क्या नाम है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी। माही नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये कहाँ कहाँ काटती है? तो पहली बार ये मध्य प्रदेश में काटती है और दूसरी बात गुजरात में। मध्य प्रदेश में जब ये राजस्थान की ओर बहती हुई जाती है तब, और गुजरात में जब प्रवेश करती है तब वहां पर दूसरी बार काटती है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत का वह राज्य जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो ऐसा राज्य है त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद। इसके बाद देखते हैं, भारत पाक के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई? तो यह रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई है। 17 अगस्त 1947 को यह भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बन गई। आगे बढ़ते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच डूरंड रेखा कब निर्धारित की गई? भारत और पाकिस्तान के बीच जो डूरंड रेखा है यह कब निर्धारित की गई? तो यह रेखा 1896 के बाद एक समझौते के बाद स्वीकार कर ली गई थी। डूरंड रेखा, इसको विश्व की सबसे खतरनाक सीमा माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत के 3 सबसे बड़े राज्य हैं वो आपको लाइन से दिख रहे होंगे। सबसे बड़ा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और उसके बाद महाराष्ट्र हैं। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य हैं। इसके बाद भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? तो वो मैकमोहन रेखा है जो भारत और चीन के बीच में है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? तो वो तमिलनाडु में स्थित हैं। सतपुड़ा की पहाड़ियां ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान में स्थित हैं। मैकान का पठार छत्तीसगढ़ में स्थित है और धारवाड़ का पठार यह कर्नाटक में स्थित है। ये सभी प्रश्न आप लोगों के लिए रामबाण का काम करेंगे अगर आप लोगों ने अच्छे से इनको पढ़ा होगा और आपको जो पॉइंट अलग से बताए गए थे उनको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनसे आपके कम से कम 10 से 15 नंबर हर हालत में पक्के हो जाएंगे और ये आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वो आपका सुपर टेट हो, लेखपाल हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपके हर एग्ज़ाम में ये प्रश्न जरूर काम करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।